एनीवेज, आप जिस तरह से जानते हैं कि पिछले कुछ अरसे से आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर ये खबरें, ये टिकर्स, लाल टिकर्स ब्रेकिंग न्यूज में फ्लैश करते हुए देखते होंगे कि सऊदी अरेबिया से बहुत से पाकिस्तानी डिपोर्ट हो रहे हैं। आप ये टिकर्स देख रहे होंगे कि FIA ने कुछ लोगों को पकड़ा, पूछगछ चल रही है। भाई किस मामले में पूछगछ चल रही है कुछ नहीं पता, पूछगछ करते हैं फिर उनको छोड़ देते हैं। पता चलता है कि जी सऊदी अरेबिया से डिपोर्ट होकर आए हैं, और क्योंकि डिपोर्ट होकर आए हैं तो लिहाजा उन सवाल किए जाते हैं। क्या रीजंस होती है उनकी डिपोर्टेशन की, बिल्कुल हम ये पूछेंगे कि ऐसी क्या मसला है। और तासुर ये जाता है, परसेप्शन ये जाता है, और मैं आपको बारहा ये कहती हूं कि परसेप्शन इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन रियलिटी। ये परसेप्शन जाता है कि पाकिस्तान के बाहर, पाकिस्तान में तो खैर जो भी हमारे वसाइल हैं सो हैं, जो हमारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का हाल है वो है, लेकिन पाकिस्तान के बाहर जो इंटरनेशनल मार्केट है वहाँ पर शायद पाकिस्तानियों की वो सुनवाई नहीं हो रही है, शायद वहाँ पर पाकिस्तानियों के लिए वो मौके नहीं है, शायद वहाँ पर पाकिस्तानियों को उस तरह से एंटरटेन नहीं किया जा रहा। ख़ास तौर पर हमें पिछले कुछ अरसे में ये शिकायत आ रही हैं। ईरान की बेरुखी जो है उसकी समझ नहीं आती है। ईरान का जब दिल करता है वो हिंदुस्तान के साथ जॉइंट प्रोजेक्ट्स करता है, चाबहार से लेके कलभूषण तक, कोई समझ नहीं आती है। ईरान जो है हिंदुस्तान को फैसिलिटेट करता है, हज़ारों हिंदुस्तानी वहाँ पे काम करते हैं, हज़ारों कंपनीज में काम करते हैं, उनके डिफेंस के पैक्ट्स हैं, वो हमसे उस वक्त नहीं पूछता है। हमारा हॉस्टाइल जो है वो नेबर है और हमारा दुश्मन है, उसके साथ मामलात करते हुए सऊदी अरब वाले जो हैं उन्होंने भी कोई मुआहदा किया हिंदुस्तान के साथ, वो हमें उस वक्त नहीं पूछते हैं। UAE वालों ने तो अपने डिफेंस डे के इंडियंस ने तो उनको अपने डिफेंस डे के फंक्शन के ऊपर बुलाया, उनका प्रिंस वहां पे गया और हिंदुस्तान के वजीर आजम को बहुत बड़ा जलसा दिया गया जो है वो UAE के अंदर। और ये कंफ्यूजन की सी फिजा फैल रही है प्रेसिडेंट ट्रंप की दौरे के बाद, जिसमें कि उन्होंने बुनियादी तौर पे सारी मुस्लिम उम्मा को ये हुक्म दिया कि आप अपने अंदर से जितनी भी दहशतगर्दी है, चाहे उसमें जो है, तो अब मतलब है कि इंडिया को एक किस्म का उन्होंने खुला लाइसेंस दे दिया कि आपने कश्मीर, क्योंकि उनकी नज़र में वो दहशतगर्द हैं, और एक इजराइल के फेवर में एक इत्तेहाद कायम कर दिया, क्योंकि उसके मतन से तो यही नजर आ रहा था। आपको लगता है कि वाकई में वो ये चाहता है कि किसी से मुलाकात ना हो, किसी से बातचीत ना हो, किसी की ना सुनी जाए, सिर्फ जो हमारी वन साइडेड जो मौक़िफ़ है वही पूरी दुनिया सुनती रहे, और उसमें अभी तक आपकी नज़र में वो कामयाब भी है? जी, बहुत हद तक कामयाब है, और कामयाबी इसी वजह से है जब आपको सामने से मुखालफत ना हो, कोई काउंटर नैरेटिव ना किसी तरफ से आए, तो फिर नेचुरली आप तो एक ओपन स्पेस में काम करते जा रहे हैं। इंडिया में जितना भी मीडिया है उनके चैनल्स ये मोस्टली इंग्लिश में काम करते हैं, और इंग्लिश एक ऐसा मीडियम है जो दुनिया में समझा जाता है, सो आवाज़ आपकी पहुंचती है। हमारा उर्दू का मीडिया है सारा। पैमरा ने आज दिन तक नहीं किया कोई ऐसा इंतज़ाम कि ये मीडिया हाउसेस जो हैं इनमें कहीं 1 घंटा इंग्लिश का प्रोग्राम भी चलता नज़र आए जो दुनिया तक आवाज़ पहुँचे। ने क्रिकेटर्स को अफगान लीग में शिरकत से रोक दिया है। किसी खिलाड़ी या कोच को अफगान लीग में खेलने की इजाजत नहीं दी जाएगी, तर्जुमान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक दिया है। इसी पर बात करेंगे कैपिटल टीवी के नुमाइंदे अंस सईद से। ये थे वो, उन्होंने जो है वो काबुल का जो हमला है वो पाकिस्तान पर डाल दिया, जिस पर जो है वो उनके तमाम तर उन्होंने मनसूख कर दी, जिस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फैसला किया गया कोई भी प्लेयर और कोई भी कोच किसी भी किस्म का जो है वहाँ पे मुआहदा तय ना करे, किसी को जो है वो NOC जारी नहीं किया जाएगा। जी, मुनाफकत है, हिंदुस्तान हावी है, कमर्शियल इंटरेस्ट हावी है, बिजनेस जो है दुनिया की मिडिल क्लास का, दुनिया की सबसे बड़ी मिडिल क्लास है हिंदुस्तान के अंदर, और दुनिया के बिजनेस इंटरेस्ट वहाँ पे मौजूद है, और ये हमारी मुख्तलिफ टाइमों में हमारी नाकामी है कि हम वो इंटरेस्ट यहाँ पे डेवलप नहीं कर सके। तो कायर साहब आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? मेरे ख्याल एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। कोई कानून नहीं है, लेकिन शेख साहब आप उनको छोड़िए, ये जिनके लिए हमारे पेट में दर्द होता है, हम चलते हैं जनाब, हमने सऊदिया का दिफा करना है, हमने UAE का दिफा करना है, हमने मुस्लिम उम्मा की बड़ी उनका इकट्ठ करना है। कहाँ खड़ी है उम्मा? क्या कभी उनकी भी तौफीक हुई है कि वो कश्मीरियों के हक में कोई बात कर दे, उसके ऊपर उनकी बात कर ले? वो हिंदुस्तान के वजीर आजम को जो मुसलमानों का कातिल है, कश्मीरियों का कातिल है, उसको तमगे देते हैं, और हम उनके आगे पीछे जाते हैं, हम उनके तलवे चाट रहे हैं, हम उनके दिफा की कस्में खा रहे हैं। हमें देखना होगा कि हमें अपने घर में अपने बहनों भाइयों को, अपने गिरदो नवा को, अपने कमिटमेंट्स को निभाना है आगे बढ़ा। मुझे बताइए, आज दुनिया का क्या ईरान हमारे साथ खड़ा है इसमें? क्या कहीं आवाज आई वहां से? कभी सऊदी अरब से आई?
कभी अफगानिस्तान से आई, कभी इराक से आवाज उठी, किसने, किस मुसलमान मुल्क ने? ईरान तो हमारी, ईरान और इराक ने तो हमारी मुखालफत की हमेशा इस इशू के ऊपर। से पाकिस्तान को खारजा अमूर के लिहाज से आलमी सतह के ऊपर बहुत से चैलेंजेस का सामना रहा है। हुकूमत अगरचे क्लेम करती है कि नहीं, बहुत से ममालिक हमारे साथ खड़े हुए हैं, अगरचे 2-3 ममालिक जिनके पाकिस्तान के साथ तजारती जिनके मफादात जुड़े हैं वो तो हमारे साथ खड़े हुए हैं, लेकिन आलमी सतह के ऊपर मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर हम जो रायनामा है आलमी वो अपने हक में हमवार नहीं कर सके, बहुत सुख्ती उठानी पड़ी। कुलभूषण का मामला भी हमारे सामने। सऊदी अरब का जब दौरा था, प्राइम मिनिस्टर को वहाँ पर जिस किस्म की मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा, प्राइम मिनिस्टर ने जितनी तैयारी की हुई थी और पाकिस्तान का जितना अहम किरदार है उस सारे उस इत्तेहाद के अंदर, लेकिन उसके बावजूद वज़ीर-ए-आज़म को बहुत से चैलेंजेस और मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आलमी सतह पर भी तनकीद हुई और पाकिस्तान के अंदर भी। तो जितने जो फॉरेन एक्सपर्ट्स के माहिरीन हैं वो सारे कहते हैं कि वो हमारी खारजा सतह के ऊपर हमारी बड़ी नाकामी थी। दुनिया जिस तरह से इस वक्त रिएक्ट कर रही है, पाकिस्तान जिस फेज से गुजर रहा है और टुवर्ड्स पाकिस्तान जो दुनिया का रवैया है उसको मद्देनज़र रखते हुए बहुत संजीदा लेने की इसको ज़रूरत है। सेक्रेटरी खारजा कोई भी हो, लेकिन सेक्रेटरी खारजा को भी संजीदा लेने की ज़रूरत है। यहाँ फॉरेन ऑफिस का हाल ये है कि उसको ये पता नहीं होता कि वो सज्जन जंदाल साहब कब आए और कब चले गए और वीज़ा उनका कहाँ का था और कहाँ पे चले गए, और हम अलायंस का हिस्सा हैं या नहीं है। ईरान के ऊपर हमारे एतराज़ात ये हैं कि जी वो हिंदुस्तान के साथ ताल्लुक रखता है। शेख साहब, ये भी हमें देखना होगा ना कि ईरान के साथ गैस पाइपलाइन का मायदा हम करते हैं, दुनिया में पाबंदियां होने के बावजूद उसके साथ हिंदुस्तान डील करता है। हम हमसाया होते हुए भी सऊदी अरब और अमेरिका की नाराजगी मूल नहीं ले सकते, क्योंकि वो हमारे मेजबान रहते हैं, हमारे मुहाफिज बनते हैं, हमें उनके सुरूर पैलेसों में जाके सुरूर लेना होता है। सो ये भी हमें देखना पड़ेगा कि हमारे अपने आदात क्या हैं, हमारे अपनी बातें कैसी हैं। सिर्फ ईरान पे गिला करना दुरुस्त नहीं, इसको भी ओपन डिबेट करना चाहिए कि वो हम अगर हमें सपोर्ट नहीं करते हमारे इश्यूज पे, तो क्या हमें उनको विदाउट एनी कंडीशनलिटी सपोर्ट। जो भारतीय चीफ के बयान की अभी हमने बात की थी कि वो कहते हैं कि मेरी ख्वाहिश है कि इनके हाथों में पत्थर ना होते, बंदूकें होती, हथियार होते तो मुझे ज़्यादा खुशी होती, तब मैं वो कर सकता जो मैं करना चाहता हूँ। इस किस्म की धमकियाँ भी हैं। आपको ये भी कहा जाता है कि जी यहाँ पर लोग भिजवाना बंद कर दें, नहीं तो हार्श मेजर्स के लिए तैयार हो जाएं। ये तमाम चीज़ें किस जानिब जा रही हैं इस खित्ते के लिए बात करेंगे। आज़ाद कश्मीर को तमाम सियासी सिफारती कुव्वत जो है वो इस्लामाबाद के दारुल हुकूमत से हासिल होती है और फिर दुनिया के स्टेज पर वो जाकर उसके जवाब बनता है। तो मैं ये कहता हूं कि दुनिया अगर खामोश है तो मेरे पास, मैं इसको समझ सकता हूं कि भारत एक बड़ा मुल्क हो गया, भारत का प्रोपेगेंडा ज्यादा हो गया, भारत की सफारतकारी ज्यादा बेहतर है, भारत पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए कुछ नहीं छोड़ता है। लेकिन देखना है कि पाकिस्तान का मुकदमा पेश करने में, वो तो दुश्मन मुल्क है, वो तो कोई मौका हाथ से जाने नहीं देगा ना, वो तो दुश्मन को तो वही करना चाहिए जो उसने किया है। हम ये कर रहे हैं कि वजीर आजम पाकिस्तान ने आज भी असेंबली के फ्लोर से बाहर आते हुए हिज़्ब इख्तिलाफ और इन लोगों के मुतालिक तो गुफ्तगू की। लिहाजा आपके फिक्रा मुकम्मल की तायद करते हुए कहूंगा कि पाकिस्तान का वजीर आजम कश्मीर के लिए कुछ नहीं करेगा। 7 लाख भारतीय फौज जो है उसको शिकस्त देने के लिए ये लहू काफी नहीं है, ये जज्बा तो काफी है, ये लहू काफी नहीं है। लहू के अंदर वो इमदाद चाहिए। इंपॉर्टेंट मौजू गुज़िश्ता 2 दिन से इस वक्त पाकिस्तान की खबरों में जो छाया हुआ है और हर शख्स की जुबान पर है, और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इसका ये है कि सोशल मीडिया पर हर शख्स की टाइमलाइन और कमेंट पर ये डिस्कशन दिखाई दे रही है कि पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ जनाब जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ साहब अब इस्लामी इत्तेहादी मुमालिक की सिपह सालारी को खैरबाद कह चुके हैं या छोड़ने का इरादा कर चुके हैं और अनकरीब वो वतन वापस आ रहे हैं। एक ऐसे टाइम पीरियड में चीजें सामने आ रही हैं जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा किया और उसमें अरब अमरीका की जो एक सरबराही कॉन्फ्रेंस हुई उसमें उन्होंने उसको लीड भी किया। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये रहा कि वहां उनके आने का मकसद क्या था। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसका जवाब अब राहील शरीफ से मुतालिक इस खबर की सूरत में सामने आ रहा है। बेतहाशा क्रिटिसिज्म उनके ऊपर हुआ, लेकिन उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया और वो वहां अब पहुंच गए। अब मेरे ख्याल में जब वो वापस अगर उन्होंने डिसीजन दिया कि जी नहीं मैं इसको छोड़ के आ रहा हूं, तो ये और भी मुसीबत होगा, यानी कि इसके ऊपर इतनी ले दे होगी। इससे सिर्फ जनरल राहील शरीफ का एक जाती जो ताल्लुक सऊदी अरब के साथ है वो नहीं, बल्कि पाकिस्तान का ताल्लुक खराब होगा। आपने बिल्कुल सही पिन पॉइंट किया
کہ وہ تمام معاملات جو پاکستان سے جڑے ہوئے ہیں، کیا پھر پاکستان اس اتحاد میں قائم رہ سکے گا، اور کیا پھر پاکستان کا دوسرا جنرل آفیسر جائے گا؟ نہیں، پاکستان کا دوسرا کوئی جنرل آفیسر نہیں جا سکے گا، یہ پھر راستہ آپ کے لیے بالکل بند ہو جائے گا، اور پھر آپ کا جو ایک امپریشن بنا ہوا ہے خاص طور پہ عرب ورلڈ کے اندر، وہ پھر میرے خیال میں اس کو بہت زور پہنچے گا، بہت تکلیف پہنچے گی، لیکن ساتھ ہی ساتھ افواج پاکستان کے لیے بھی یہ لمحہ فکریہ ہے جو اس ٹائم پہ حاضر سروس ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف ہیں، کیونکہ آرمی کی ایک بیکنگ یقیناً اس کے اندر ٹریننگ کے حوالے سے ایویلیویشن